आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म ट्रिपल सी बाइफेचडी मोबाइल एप्लीकेशन पर। आज की इस क्लास में आप सभी उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रिसाइकल बिन तक कंप्लीट कर लिया था। आई होप वो सभी क्लास आपने देखे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं उबंटू होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन टू उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, उबंटू एक लिनक्स आधारित ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहली बात ये समझना है, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस प्रकार से आपका विंडोज है, जैसे विंडोज 7 आप चलाते हैं, विंडोज आप 8 चलाते हैं, विंडोज एक्सपी होता है, विंडोज 10 होता है, 11 होता है, वैसे ही उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो उबंटू एक लिनक्स आधारित ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात यह फ्री में उपलब्ध है। इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उबंटू ब्रिटिश कंपनी कैनोनिकल एलटीडी, ठीक है, कैनोनिकल लिमिटेड है यहाँ पर, द्वारा बनाया गया तथा 20 अक्टूबर 2004 को रिलीज किया गया था। यानी उबंटू को एक ब्रिटिश कंपनी जिसका नाम है कैनोनिकल लिमिटेड, इसके द्वारा इसको बनाया गया था। 20 अक्टूबर 2004 को इसे रिलीज किया गया था। इसमें एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उबंटू में एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं डिफरेंस बिटवीन उबंटू एंड विंडोज। उबंटू और विंडोज में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो देखिए, उबंटू पूरी तरह से स्वतंत्र और ओपन सोर्स के रूप में उपलब्ध है, पूरी तरह से स्वतंत्र और ओपन सोर्स है, जबकि विंडोज के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है। विंडोज कैसा है, एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप विंडोज का ओरिजिनल वर्जन चलाना चाहते हैं तो आपको भुगतान करना पड़ेगा, आपको उसे परचेज करना पड़ेगा। लेकिन आप उबंटू को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, एकदम फ्री है, ओपन सोर्स है। दूसरा, उबंटू .exe मानी एग्जीक्यूटेड फाइल का समर्थन नहीं करता है। यानी उबंटू में एग्जीक्यूटेड फाइल का समर्थन नहीं है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस से मुक्त है, अर्थात इसमें वायरस नहीं आते हैं, ये बात भी ध्यान रखना है। अब देखिए विंडोज शॉर्टकट की, कुछ विंडोज शॉर्टकट की जो आपको याद रखनी होगी, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारी शॉर्टकट की आती हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ शॉर्टकट की शामिल की हैं। जैसे अगर आप ESC जो स्केप बटन होता है इसको दबा देते हैं तो क्लोज द स्टार्ट मेनू, अगर आपका स्टार्ट मेनू ओपन है उसे बंद कर देगा, और अगर कोई और एप्लीकेशन ओपन है तो उसे भी ये बंद कर देगा। मीन ये कोई डायलॉग बॉक्स को बंद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने कंट्रोल के साथ P दबाया, तो कंट्रोल P जैसे दबाया, प्रिंट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब उसे आपको कैंसिल करना है तो स्केप बटन को दबा सकते हैं, तो ये कैंसिल के रूप में काम करता है। दूसरा है विंडो लोगो की या कंट्रोल प्लस स्केप, स्टार्ट मेनू को ओपन कराता है। विंडो लोगो की आप दबा दो या कंट्रोल के साथ में स्केप बटन को प्रेस कर दो तो स्टार्ट मेनू हमारा ओपन होगा। विंडो लोगो की के साथ अगर आप टैब दबाते हैं तो मूव फ्रॉम वन विंडो टू अनदर, अगर आपकी दो विंडो ओपन है, मीन दो प्रोग्राम ओपन हैं, तो एक से दूसरे पर मूव कर सकते हैं। विंडो लोगो की प्लस अप एरो दबाते हैं तो हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, करंट विंडो को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। विंडो लोगो की दबाना है और अप एरो की आपको दबाना है। ऐसे ही विंडो लोगो की के साथ लेफ्ट एरो दबाना है तो हम मिनिमाइज कर सकते हैं। विंडो लोगो के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे तो मिनिमाइज कर सकते हैं। विंडो लोगो की के साथ डाउन एरो दबाएंगे तो सेट करंट विंडो टू स्क्रीन लेफ्ट, हम स्क्रीन के लेफ्ट में विंडो को सेट कर सकते हैं। ऐसे ही विंडो लोगो की के साथ राइट एरो दबाएंगे तो सेट करंट विंडो टू स्क्रीन राइट, हम करंट विंडो को राइट में सेट कर सकते हैं। उसके बाद है विंडो लोगो की प्लस E, तो लॉन्च विंडो एक्सप्लोरर, ये विंडो एक्सप्लोरर को ओपन कर देगा। विंडो लोगो की के साथ L दबाते हैं तो लॉक दी डेस्कटॉप, आपके डेस्कटॉप को लॉक कर सकता है। कंट्रोल A से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल सेलेक्ट के लिए होता है, अगर हमें सारा कुछ सेलेक्ट करना होता है तो कंट्रोल A दबा सकते हैं। अल्टर F4 किस लिए होता है, क्लोज दी एक्टिव विंडो, जो एक्टिव विंडो है उसे बंद करा देता है अल्टर F4। F2 रीनेम दी सेलेक्टेड फाइल्स एंड फोल्डर, जो भी फाइल या फोल्डर को आपने सेलेक्ट किया है उसको ये क्या करेगा, रीनेम कर देगा। ठीक है। F5 ये रिफ्रेश करता है, यानी हमें रिफ्रेश करना है तो F5 दबा सकते हैं। डिलीट टू मूव द रिसाइकल बिन, हम अगर डिलीट की प्रेस करते हैं
तो हम किसी भी फाइल फोल्डर को रिसाइकल बिन में मूव करा सकते हैं, मीन उसको हम डिलीट कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ डिलीट, तो ये परमानेंट डिलीट हो जाता है। अगर हमें किसी भी फाइल फोल्डर को परमानेंट डिलीट करना है तो शिफ्ट के साथ में हम उसे डिलीट कर सकते हैं। अल्टर के साथ एंटर डिस्प्ले दी प्रॉपर्टी ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अगर हम अल्टर के साथ एंटर दबाते हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उसकी प्रॉपर्टी को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। अल्टर, यहाँ कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन, ओपन टास्क मैनेजर, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप से हम टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। अल्टर के साथ टैब दबाने से हम स्विच करेंगे, जो भी प्रोग्राम्स ओपन हैं उसमें हम स्विच कर सकते हैं, एक दूसरे की तरफ स्विच कर सकते हैं, मीन इस प्रोग्राम से उस प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम से इस प्रोग्राम में हम जा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक शॉर्टकट की हैं जो आप सबको याद रखनी होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई सारे सवाल बनते हैं। अब थोड़ा सिस्टम को बूट करने को लेकर समझते हैं। जो बूट होता है या सिस्टम बूट जिसे कहते हैं, ये क्या होता है, और सिस्टम बूट भी कई प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम कोल्ड बूट को समझते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम समझें कि बूटिंग क्या होता है, सिस्टम को ऑन करना ही बूटिंग कहलाता है। जब आप अपने सिस्टम की पावर सप्लाई देते हैं सिस्टम को और पावर ऑन करते हैं तो हमारा सिस्टम ओपन होता है, शुरू हो जाता है, ओपन होने लगता है। इसी प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। तो बूटिंग आपका एक तो कोल्ड बूटिंग होता है, जैसे कोल्ड बूट कंप्यूटर को शट डाउन या शक्तिहीन स्थिति से शुरू करने और इसे सामान्य कार्यशील स्थिति में स्थापित करने की प्रक्रिया है। अब देखिए, कोल्ड बूट कंप्यूटर को शट डाउन या शक्तिहीन, अब शक्तिहीन का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर आपका बंद है, भी शट डाउन है, इस स्थिति से आप इसे जब शुरू करते हैं और इसके सामान्य कार्यशील स्थिति में इसे लाते हैं तो ये आपका कोल्ड बूट कहलाता है। एक कोल्ड बूट एक कंप्यूटर, लैपटॉप या सर्वर के हार्डवेयर घटकों को उस बिंदु तक शुरू करने की सामान्य प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां उसका ऑपरेटिंग सिस्टम और सभी स्टार्टअप एप्लीकेशन और सेवाएं लॉन्च हो जाती हैं। अब सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो आप ये समझ सकते हैं कि जब हम अपने सिस्टम को नॉर्मली स्टार्ट करते हैं तो उसे कोल्ड बूट ही कहा जाता है। जैसे आज आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और आपने इसके बंद कर दिया, आप घर चले गए, अगले दिन जब मॉर्निंग में आप अपने ऑफिस में आए और आपने कंप्यूटर को ऑन किया, बस इसी को कहा जाता है कोल्ड बूटिंग। इसे आप कोल्ड बूटिंग भी कहते हैं या फिर इसे आप हार्ड बूटिंग भी कहते हैं। इसे हार्ड बूटिंग भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखना है। तो कोल्ड बूटिंग और हार्ड बूटिंग सेम चीजें हैं, याद रखना है। नॉर्मली जब अपने सिस्टम को ऑन करेंगे तो कोल्ड बूट या हार्ड बूट आप कहेंगे। कोल्ड बूट को हार्ड बूट, ठीक है, कोल्ड स्टार्ट या डेट स्टार्ट के रूप में भी जाना जाता है। कोल्ड बूट को हार्ड बूट, कोल्ड स्टार्ट या डेड स्टार्ट के रूप में भी जाना जाता है। ये बात आप समझ गए। अब समझते हैं वार्म बूट किसे कहते हैं। कोल्ड बूट तो समझ लिया। वार्म बूट ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद करने और फिर से लोड करने की प्रक्रिया है। जब यह पहले से ही चालू या लाइव मोड में है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम सहित मौजूदा प्रोग्राम को बंद कर देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम और सभी स्टार्टअप प्रोग्राम को फिर से लोड होने तक बूट अनुक्रम को फिर से शुरू करता है। वार्म बूट को सॉफ्ट बूट या वार्म रीस्टार्ट के रूप में भी जाना जाता है। क्या समझे? वार्म बूट हम उसे कहेंगे जैसे आप अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और काम करते करते अचानक से आपका सिस्टम हैंग हो गया, अब वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ऐसी कंडीशन में हम सब क्या करते हैं, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, है ना। कंप्यूटर को हम रीस्टार्ट करते हैं। तो हम जब रीस्टार्ट करते हैं तो हमारा सिस्टम चूंकि पहले से ऑन है तो वो बंद होता है और पुनः ओपन होता है। तो अगर हम अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, ऐसी कंडीशन में सिस्टम शट डाउन होता है और अपने आप ही फिर ऑन होता है। तो इस प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहा जाता है। तो अंतर क्या है कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में? कोल्ड बूटिंग में नॉर्मली हमारा जो सिस्टम होता है वो हम ऑन करते हैं, पहले से जो बंद होता है, और जो हमारा वार्म बूटिंग होता है इसमें हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। मीन खुले हुए सिस्टम अपना बंद होता है और फिर स्टार्ट होता है, जिसे वार्म बूटिंग कहा जाता है। ठीक है, अब इसे वार्म बूटिंग कह सकते हैं, सॉफ्ट बूट भी कह सकते हैं, या वार्म रीस्टार्ट भी कह सकते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की।
देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पहले ही आप समझ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने आए हैं, जैसे आपने विंडोज के बारे में समझा है ना, डॉस के बारे में समझा है, लिनक्स यूनिक्स के बारे में समझा है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें जो हमारा मल्टीटास्किंग होता है, इसमें एक से अधिक प्रोग्राम एक साथ चल सकते हैं, मीन एक से अधिक टास्क यहाँ पर हम कर सकते हैं, एक से अधिक कार्य कर सकते हैं, एक से अधिक प्रोग्राम एक साथ चल सकते हैं, उसी को मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। दूसरा है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक से अधिक यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। जहां पर एक से ज़्यादा यूजर एक साथ काम करें उसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर आप समझ गए क्या होता है। अब देखिए, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था। तो द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर रियल वर्क वाज GMNAAIO produced in 1956 by General Motors and Research Division for its IBM 704। तो पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो GMNAAIO था, जो कि IBM 704 के लिए बनाया गया था। मोस्ट अदर अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर IBM mainframes were also produced by customers। अब देखिए, फर्स्ट इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत सारे बनते हैं आपके एग्जाम में, तो पहला भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। बॉस, जिसका पूरा नाम भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन है। डेवलप्ड बाई CDAC, CDAC के द्वारा इसको डेवलप किया गया। CDAC का मतलब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा इसको डेवलप किया गया। ठीक है, तो यहां पर हमने कुछ चीजों को समझा है और आज का ये छोटा सा ही क्लास रहेगा। इसके बाद अब अगला टॉपिक, अगला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसका अभी PDF ही आप सभी के पास आ जाएगा। तो उस PDF को डाउनलोड करके ये सारी बातें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इससे पहले के जो भी क्लास हमने आपको दिए हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि ये सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो अगला जो टॉपिक आएगा हमारा वो नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।